हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की साइंस। और क्लास 10 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो उसी को हम आज आगे डिस्कस करेंगे और एक बार रिवाइज कर लेंगे जो भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है। चलिए, तो बच्चों जैसे कि आप जानते हैं अपने लास्ट लेक्चर में हमने कार्बन के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ी है ना। इसकी काफी सारी प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी कि ये क्या है, टेट्रावैलेंट है। हम कह सकते हैं कि ये क्या करता है, 4 बॉन्ड शो करता है ना, इस प्रकार से। ठीक, यानी कि कार्बन के पास क्या पावर है कि ये अपने ही जैसे या किसी और अदर जो हमारे पास अदर एटम्स हैं उनके साथ कंबाइन करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाता है। तो हम जानते हैं कार्बन के लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं केमिस्ट्री में अगर हम देखें। ठीक है, चलिए तो एक बार रिवाइज करते हैं जो जो टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमने कार्बन की अकरेंस के बारे में पढ़ा, कुछ बेसिक बातों के बारे में पढ़ा। फिर पढ़ा कि ये क्या फॉर्म करता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड ये कैसे फॉर्म करता है, क्योंकि बच्चों ये कैसे फॉर्म होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं शेयरिंग से। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जैसे कि लिखा गया है कि ये क्या कर सकता है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना इसके लिए क्या है, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है और शेयरिंग कर करके बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि शेयरिंग करता है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं ये हम जानते हैं। जैसे कि अगर हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखे बच्चों तो ये होता है 2,4। ठीक है, तो ये सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है। वैसे जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे तब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो इसके पी में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये तो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल जो इसके आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो 4 क्या है इसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए। अब 4 इलेक्ट्रॉन इसको और कैसे मिलेंगे, ना तो ये गेन कर सकता है ना तो लूज कर सकता है। तो क्या करता है, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे जिसके साथ भी ये बॉन्ड बना रहा है, जिससे क्या होता है कि इसको इलेक्ट्रॉन क्या अपने 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, जिस वजह से ये क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, क्लियर इतना। चलिए, फिर उसके बाद हमने कोवेलेंट बॉन्ड को काफी डिटेल में बच्चों पढ़ा था कि कैसा बॉन्ड है, क्या ये वीक बॉन्ड है या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। फिर हमने कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में बात किया, जहां पर हमने देखा कि मुख्यतः हमारे पास 3 एलोट्रॉप्स है कार्बन के, एक है ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फुलरिंग। फिर हमने इसकी वर्सेटाइल नेचर के बारे में बात की थी, इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी और टेट्रावैलेंसी। अच्छा, कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है, इसकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, अपने साथ ही लिंक हो जाता है, कार्बन अपने साथ ही बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, और कैसे बनाता है, या तो लीनियर चेन में बनाएगा, ब्रांच्ड चेन में बनाएगा या रिंग चेन में भी बना सकता है। ठीक है, रिंग चेन में भी बनाता है। चलिए, फिर हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्ब कंपाउंड्स के बारे में बात की थी। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंस क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड बच्चों जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है और अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इस तरीके से हमने इनको याद कर लिया था इस ट्रिक से, सैचुरेटेड यानी कि सिंगल, अनसैचुरेटेड यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। जैसे कि हमारे एल्कीन्स और एल्काइंस होते हैं, तो एल्केन होते हैं जो एल्केन तो हमारे सैचुरेटेड होते हैं, जबकि एल्कीन और एल्काइन हमारे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर चेन, ब्रांचेस और रिंग कंपाउंड के बारे में पढ़ लिया था। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर बेंजीन के बारे में पढ़ा था कि वो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। देख सकते हैं जैसे हम कार्बन और हाइड्रोजन से बना है और इसमें डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो यानी कि कैसा है, ये अनसैचुरेटेड है।
तो यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल्स भी और हमने देख लिए थे। फिर हमने बच्चों बात किया था कि कार्बन क्या करता है, अदर्स के साथ भी कंपाउंड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा कि हेटेरो एटम्स के साथ भी ये फॉर्म करके क्या बनाता है, कंपाउंड्स बनाता है। ऑक्सीजन के साथ फॉर्म करके भी अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक जैसे कंपाउंड बनाता है। फिर हमने होमोलोगस सीरीज की बात की थी, जहां पर हमने डिफरेंस के बारे में बात की थी कि CH2 यूनिट का डिफरेंस रहता है, और अगर हम बात करें तो 14U का डिफरेंस यहाँ पर रहता है, ठीक। चलिए, तो जनरल फॉर्मूला हमने देख लिया था एल्कीन्स, एल्केन और एल्काइन के। एक बार जनरल फॉर्मूला को रिमेंबर करते हैं। एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, एल्कीन का है CnH2n, और एल्काइन का है CnH2n-2, ठीक है। तो जो कि यहाँ पर भी लिखा गया है, देखो ये हमारा एल्केन्स का फॉर्मूला है, सॉरी एल्कीन्स का है, ये एल्केन्स का है, और ये एल्काइंस का है, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है। फिर हमने इसके नोमेनक्लेचर के बारे में बच्चों लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे, और इसी टॉपिक को आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे, ठीक। चलिए एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो कार्बन कंपाउंड को नेम कैसे किया जाए, कैसे इनकी नेमिंग की जाती है, नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो हमने देखा कि सबसे पहले हमें पहला स्टेप क्या है, हमें आइडेंटिफाई करना है कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम उसमें है। एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार, कितने भी कार्बन एटम हो सकते हैं। जैसे कि अगर 3 कार्बन कंपाउंड है तो वो उसका नाम क्या होता है, प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन कंपाउंड है। 4 होगा तो ब्यूटेन, है ना, 5 होगा तो पेंटेन, 6 होगा तो हेक्सेन, इसी प्रकार से 8 होगा तो ऑक्टेन, 1 होगा तो मीथेन, 2 होगा तो इथेन, है ना, इस तरीके से। अच्छा, ये हमने होमोलोगस सीरीज में पढ़ लिया था कि एथ, मेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ये सारे हमने वहां पर पढ़ लिए थे, ठीक है, कि क्या हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। लास्ट में भी हमने देख लिया था कि एल्केन्स के लिए हम सफिक्स एन यूज करते हैं, एल्कीन्स के लिए हम सफिक्स ईन यूज करते हैं, और एल्काइंस के लिए हम सफिक्स आइन यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए, फिर प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय अ प्रीफिक्स और अ सफिक्स। फिर हमें देखना है कि वहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है या नहीं है। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वहां पर हमें फंक्शनल ग्रुप को भी लिखना है नोमेनक्लेचर में, ठीक है। तो या तो उसको प्रीफिक्स में लिख सकते हैं या तो सफिक्स में लिख सकते हैं, डिपेंड करता है फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। जैसे अगर हम अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप की बात करें, अल्कोहल OH है ना, जैसे कि अब देखो, जैसे हमारे पास ये कोई क्वेश्चन दिया गया है C2H5OH, इसका नोमेनक्लेचर हमें करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम को आइडेंटिफाई करना है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम हम देख पा रहे हैं कितने हैं, 2 कार्बन है, यानी कि हम स्टार्टिंग में क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स में क्या लगाएंगे, एथ लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 कार्बन एटम है। अगर 1 कार्बन एटम होता तो मीथ लगाते, अगर 3 कार्बन एटम होते तो प्रॉप लगाते, 4 कार्बन एटम होता तो ब्यूट लगाते, 5 होता तो पेंट लगाते, है ना। तो 2 कार्बन एटम यहाँ पर है, तो हमने एथ यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, जैसे ये लिख दिया है हमने यहाँ पर एथ। अब हमें देखना है ये क्या यहाँ पर कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो डबल बॉन्ड तो यहाँ पर नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, यानी कि ये एक एल्केन है, ठीक है, एल्केन है फिलहाल। तो यहाँ पर आ जाएगा ईथ एन, है ना, एल्केन। अगर एल्कीन होता, ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ पर होता तो ये ईन आ जाता, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन आ जाता, ठीक है। तो एल्केन। अब हम जानते हैं ईथेन अगर हम लिखते हैं ETHANE, स्पेलिंग क्या होती है, देखो अगर हम ध्यान से देखें ईथेन की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों, इथेन, ये होती है इथेन की स्पेलिंग। तो देखो ईथ एन तो हमने यहाँ तक सही लिखा हुआ है, क्योंकि ईथ यानी कि 2 कार्बन, एन यानी कि एल, ये कैसा है हमारा एल्का, एल्केन है, यानी कि यहाँ पर कोई भी हमारे पास यहाँ पर जो है डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो एन ये हो गया। फिर हम यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो लास्ट में लगा हुआ है OH, जो कि क्या है, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी कि बच्चों हमने यहाँ पर क्या लगाना है, ऑल,
ऑल यानी कि किसको दिखाता है, ये अल्कोहल को। अब हम जानते हैं, देखो अल्कोहल और होमोलोगस सीरीज जब हम पढ़ रहे थे वहां पर अलग अलग पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे कि ऑक्सीजन ये बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म करता है। यहाँ पर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, ये सारे कंपाउंड थे। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं इनका तो क्या लिखते हैं, जो हमारा इनको सफिक्स के रूप में क्या लिखा जाता है, सफिक्स में इसको क्या लिखते हैं, सिर्फ ऑल लिखा जाता है। ठीक है, तो इथेन तो ये हो गया, और लास्ट में हम लगा देंगे ई को, हम हटा देंगे यहाँ से, ई को हटा देंगे तो यहाँ पर नाम आ जाएगा इथेन। ई को हटा करके ऑल हम लगा देंगे तो इथेनॉल। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि 2 कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, सॉरी इसमें अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर सारे ही सिंगल बॉन्ड होंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया हमारा इथेनॉल। ठीक है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते, देखो अगर हम बात करें तो ये तो फॉर्मूला हो गया, स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, इस कार्बन पर है एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, C2 H5OH। ठीक है, यहाँ पर भी है एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर आ गया OH। तो आप देख पा रहे हो किसी भी प्रकार का कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड। ठीक, ठीक है, तो ये है फॉर्मूला, और इस तरीके से हमसे, ठीक है, आगे देखते हैं। इफ द सफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप बिगिन विद अ वोवेल, अगर फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स है वो वोवेल से शुरू होता है, वोवेल यानी कि A E I O U इनमें से कोई शुरू होता है, तो फाइनल लेटर ई को हटा करके डिलीट कर देंगे हम कार्बन चेन से, जैसे हमने यहाँ पर किया। यहाँ पर भी जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम एक वोवेल से शुरू होता है, तो ई को हटा करके हमने फंक्शनल ग्रुप के OL को यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, जैसे अगर प्रोपेन हमारे पास है तो यहाँ से इस ई को हटा दिया जाएगा, प्रोपेन के साथ ओन लगा दिया जाएगा अगर कोई कीटोन ग्रुप है तो। ठीक है, कोई भी कीटोन ग्रुप है उसका हमें नाम लिखना है, तो इस तरीके से तो ये हो जाएगा प्रोपेनोन। ठीक है, अब अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर फाइनल सफिक्स है एन, इज सब्स्टिट्यूटेड बाय इन और आइन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, देखो अगर हमारे पास प्रोपेन है, एन है, ठीक है, प्रोपेन है, ठीक है, तो अगर ये कोई क्या है, अभी तो ये कैसा है, सैचुरेटेड है क्योंकि प्रोपेन हमने लिखा है। तो अगर ये अनसैचुरेटेड है तो नाम क्या आएगा, ये जो एन है ये यहाँ से हट जाएगा, इस एन की जगह पर क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। अगर वो एक एल्कीन है तो आइन आ जाएगा, अगर वो एक एल्काइन है तो। क्लियर है इतनी बात। चलिए फिर अगला देखो, यहाँ पर कुछ लिखी हुई जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। अब ये थोड़ा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये तो थोड़ा सिंपल सिंपल चीजें थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस करी। अब थोड़ा यहाँ पर देखना है हमें, अगर कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो अगर हम उसके लिए सफिक्स लिखते हैं तब तो हम ओइक एसिड वहां पर लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर अल्कोहल लिखा हुआ है। अगर हम सफिक्स लिखते हैं तो ऑल हम लिखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर भी लिखा ऑल। ठीक है, तो सफिक्स जब हम लिखेंगे तो ऑल लिखेंगे। वैसे ही एस्टर के लिए सफिक्स हम लिखेंगे तो OH, एसाइल हैलाइड के लिए OL हैलाइड, एमाइड के लिए एमाइड लिखेंगे, नाइट्राइल के लिए नाइट्राइल लिखेंगे, एल्डिहाइड के लिए एल लिखेंगे, कीटोन के लिए ओन लिखेंगे, एमीन के लिए एमाइन, और ईथर के लिए ईथर ही लिखा जाएगा। सफिक्स तो क्लियर हो गया, लेकिन जब हम प्रीफिक्स लिखेंगे तो प्रीफिक्स में बच्चों यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कार्बोक्सी लिखेंगे, एस्टर के लिए एल्कोक्सी कार्बोनिल लिखेंगे। ठीक है, एसाइल हैलाइड के लिए हेलो कार्बोनिल, एमाइड के लिए एमिडो, नाइट्रिल के लिए सायनो, एल्डिहाइड के लिए ऑक्सो, कीटोन के लिए कीटो या ऑक्सो, अल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी, एमीन के लिए अमीनो, ईथर के लिए एल्कोक्सी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा सा हम स्टार कर लेते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड इंपॉर्टेंट है, एस्टर इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा बच्चों एमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एमीन, ईथर, ये सारे इंपॉर्टेंट है। एसाइल हैलाइड इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जो आप ज्यादातर देखोगे, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड। ठीक है,
और एसाइल हैलाइड, ये आप इस चैप्टर में ज्यादा देखोगे फिलहाल। हायर क्लासेस में तो आप सारे ही देखोगे, लेकिन फिलहाल ज्यादातर क्वेश्चन आपको इन टॉपिक से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब देखो यहाँ पर अगर एल्केन है तो प्रीफिक्स एन लगाएंगे, अगर एल्कीन है तो ईन लगाएंगे, और एल्काइन है तो आइन लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे सिंगल बॉन्ड वाला है ये हो गया प्रोपेन। अब आप ये मत कहना कि ये प्रोपेन कैसे हो गया, अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि प्रोपेन तो सिर्फ ये है, या फॉर्मूला लिख देंगे C3H8, ये है, ये कैसे प्रोपेन हो गया। ठीक है, तो ये होते हैं बच्चों, इस तरीके से ये बने हुए होते हैं स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप काउंट कैसे करते हो, देखो अगर कोई स्ट्रक्चर ये बना हुआ है तो आप क्या कहोगे कि इसका नोमेनक्लेचर अगर आपसे कहा जाए तो आप क्या देखोगे, आपको देखना है यहाँ पर जो पॉइंट्स है ना, जहां से दूसरी लाइन फॉर्म हो रही है, या हम कहें कॉर्नर्स कह ले, है ना, तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये बना हुआ है, एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट ये है। ये जो एन लग रहा है ना, एन दिखने में है ना, एन जैसे ही है वैसे बना हुआ। तो 1 2 3 4, ये चारों क्या है, कार्बन है। ठीक है, तो इस कंपाउंड में है 4 कार्बन। ठीक, अब क्या यहाँ पर कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, देखो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता तो हो सकता है ये कुछ ऐसा होता, या ऐसा होता, ऐसा हो सकता था डबल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड ऐसा हो सकता था। ठीक है, तो कहीं पर भी डबल बॉन्ड हो सकता था। क्या यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब ये हमारे पास एक एल्केन है, सैचुरेटेड है। ठीक है, और सॉरी क्या है, सैचुरेटेड है, यानी कि एल्केन है। ठीक है, कितने कार्बन कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, यानी कि इसका नाम क्या है, ये है हमारा प्रोपेन, सॉरी 8 में प्रोब्यूट, ये क्या है हमारा ब्यूटेन। ठीक है, क्या है इसका नाम, ब्यूटेन। ठीक, क्लियर है इतना। चलो, अगर यहाँ पर एक और यहाँ पर बॉन्ड होता, ठीक है, तो अब क्या हो गया था, बाहर की तरफ नहीं होगा, देखो इस तरीके से अगर यहाँ पर बॉन्ड होता, इसका मतलब क्या है, अब इसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड है, अब ये क्या है, अब ये है सॉरी ब्यूटईन, ब्यूटईन, क्योंकि 1 2 3 4, 4 कार्बन है और पहले ही कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या होता, ब्यूटईन। अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता, इस प्रकार से पहले कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड होता, ठीक है, तो इसका नाम क्या होता, ब्यूटाइन। ठीक है, क्या होता, ब्यूटाइन। क्लियर है इतना। चलिए, अच्छा कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अगर हो सकता है स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो और ऐसा हो, चलिए दो अलग अलग स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आप बता सकते हैं कि दोनों का नाम क्या होगा। एक बार आप इन्हें देखिए, स्ट्रक्चर को, इस वाले को भी और इस वाले को भी, और सोचिए इनका जो नोमेनक्लेचर है वो क्या होगा, सोचिए। चलिए, हो गया। चलिए, अच्छा ये वाला तो आप पहचान लोगे, यहाँ पर से कॉपी कर लोगे कि ये क्या है, प्रोपेन होगा, क्योंकि 1 2 3, 3 कार्बन का है, और कोई भी इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, यानी कि ये एक एल्केन है। और कौन सा एल्केन है, 3 कार्बन है ना, एक ये वाला कार्बन, एक ये वाला और एक ये वाला, 3 कार्बन है, तो क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। चलो ठीक है, मान लेते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, ये भी प्रोपेन ही तो है, 1 2 और 3 कार्बन है ना। अगर हम ऐसा कुछ बनाएं, चलो ऐसा कुछ बना लेते हैं, ऐसा, ये भी प्रोपेन ही है, तो 1 2 3, 3 कार्बन है यहाँ पे। ठीक है, चलो, और कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। डबल ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आपको देखना है। अच्छा, ऐसा कुछ कंपाउंड है, चलो, तो इसमें क्या आप कार्बन कंपाउंड कैलकुलेट कर सकते हो, देखो बिल्कुल कर सकते हो। तो एक कार्बन ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक कार्बन ये हो गया 3, एक कार्बन 4, एक ये 5, एक ये 6, और एक ये लास्ट वाला। टोटल कितने कार्बन है, 7 कार्बन है। कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, 7 कार्बन वाला हमारा एक एल्केन हो गया। ठीक है, एक और बना दो यहाँ पे, ऐसे बना दो, तो अब क्या हो गया ये, अब ये हो गया हमारा 8 कार्बन वाला एक एल्केन। ठीक है, तो आप सिंपल नाम लिख सकते हो, कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं। हाँ, अगर आप डबल बॉन्ड लगा लो, डबल बॉन्ड आप लगा सकते हो, और मल्टीपल डबल बॉन्ड लगा सकते हो, इस प्रकार से कॉन्जुगेशन शो कर सकते हो। ठीक है, कॉन्जुगेशन आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक, तो इस प्रकार से हो सकता है ऐसे कोई कार्बन का कंपाउंड हो। ठीक है, इसका मतलब है क्या,
देखो अब यहां पर इसको देखते हैं। अगर हमने कहा ये हमारे पास है, ठीक है, कार्बन का अगर हमने कहा ये हमारे पास है इस तरीके से स्ट्रक्चर, तो अब आप पहचान लोगे कि 1 2 3 4, यानी कि जहां जहां पर ये एंगल सा बन रहा है ना, तो वहीं वहीं पर कार्बन है, ठीक है, समझे। और जैसे ये एंडिंग में है तो एंड में जो एक एक कार्बन है, ठीक है। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन। अब इनमें हाइड्रोजन भी होंगे, इस तरीके से। ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर दोनों ही क्या है, सेम है, दोनों ही एथ मेथ प्रोब्यूट, एथ मेथ प्रोब्यूट, ठीक है, मेथ एथ, सॉरी पहले क्या आता है, मेथ आता है, ठीक है। तो मेथ एथ प्रोब्यूट दोनों ही क्या है हमारे, ब्यूटेन है, 4 कार्बन वाले हैं, ठीक है। क्लियर है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो क्लियर है इतना। तो ऐसे ही यहां पर लिखा गया है कि अगर हमारे पास एल्कीन है तो ईन लगाएंगे एंड में और नाम हो जाएगा प्रोपीन। वैसे ही एल्काइन है तो आइन लगाएंगे लास्ट में और नाम हो जाएगा प्रोपाइन। क्लियर है इतना। चलिए, तो ये दोनों टेबल आपको नोट कर लेनी है और ये आपको मेथड तो नोट करना ही है, नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कार्बन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में ये भी है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान से दिखना है। चलिए, तो नोमेनक्लेचर, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। अब मेथड आपको पता चल गया है। देखो मेथड में हमने ये सारी चीजें पढ़ी कि पहले हमें कार्बन कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, 3 कार्बन हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। फिर हमें देखना है कि अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप है तो प्रीफिक्स या सफिक्स से फंक्शनल ग्रुप को भी हमें इंडिकेट करना है। ऐसे नहीं कि हमने यहाँ पर इथेनॉल बना दिया लेकिन नाम में हम इथेन लिख रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप तो हमने इंडिकेट ही नहीं किया, पता ही नहीं चला उसमें फंक्शनल ग्रुप भी है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो हमें उसको इंडिकेट भी करना है। क्लियर। फिर उसके बाद बच्चों अगर वॉवल से शुरू होता है तो ई को हटा करके हम ऑल, ये जो भी हमारा हमारा क्या है, कोई भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो शुरू जिससे भी होता है वो हमें लिख लेना है, ठीक है, अगर वो वॉवल से शुरू होता है तो। फिर अगर अनसेचुरेटेड है तो एन को हटा करके इन या आइन कर लेना, बाकी प्रोसेस सेम ही है। तो ध्यान से देखते हैं इसे। अगर हेलो एल्केन हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स में लिखेंगे क्लोरो ब्रोमो, अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो, आयोडीन है तो आयोडो, किस में लिखेंगे, प्रीफिक्स में लिखेंगे, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास ये एक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन तो है लेकिन कैसा है, हेलो एल्केन है, यानी कि इसमें हैलोजन भी है। हैलोजन कौन सा हमारा, ये क्लोरीन और ये हमारा एल्केन, तो इसको हेलो एल्केन भी कहा जाता है। जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो सेपरेट चैप्टर्स पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स के, हेलो एरीन्स के, ठीक है। चलिए, तो हेलो एल्केन्स क्या है, जो हैलोजन और एल्केन से मिलकर के बनेंगे। एल्केन हम देख रहे हैं, हैलोजन हम देख रहे हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एच है हमारे पास, तो ये कुछ हमारा स्ट्रक्चर है। अगर हमें इसका नोमेनक्लेचर करना है तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्रीफिक्स में या सफिक्स में, तो प्रीफिक्स में क्या लगाना है, जो भी आप, जैसे यहाँ पर क्लोरीन है तो क्लोरो लिख लो, इसका नाम CHLORO, क्लोरो प्रीफिक्स में लिखना है। और फिर बाद में हमें इसका पूरा नाम लिखना है। पूरा नाम क्या है, ये हमारा मीथेन है, ये हो गया क्लोरो मीथेन, इसका नाम क्या हो गया है, ये क्लोरोमीथेन। तो ऐसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, 3 कार्बन का कंपाउंड है और 1 Cl है, 3 कार्बन यानी कि प्रोप, ठीक है, और 1 क्लोरीन है, तो क्लोरीन को पहले लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अच्छा, इसका एक और मेथड है इसका नोमेनक्लेचर का, जो यहाँ पर अभी मेंशन नहीं है, इसको हम समझ लेते हैं। देखो, एक तो हम इसका नाम क्लोरोमीथेन लिख सकते हैं, या हम क्या कर ले, ये वाला ग्रुप जो है इसको एक एल्काइल ग्रुप मान ले। तो जब हम इसको एल्काइल ग्रुप मान लेते हैं तो इसका नाम भी वैसे लिखते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाता है बच्चों, मिथाइल। ये एक मिथाइल ग्रुप है, मीथेन है,
तो एक हाइड्रोजन हटा दिया तो मिथाइल बन गया। वैसे ही जैसे कोई इथेन है तो एक हाइड्रोजन हटा देंगे, उसकी जगह पर क्लोरीन लगाया है ना, क्योंकि तो एक हाइड्रोजन को हटा करके ये क्या बन जाएगा, इथाइल बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, मिथाइल, और इसके साथ क्या है, एक क्लोरीन लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। तो दो तरीके से हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, क्योंकि ये वाला क्या है, आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग है, और हमें नोमेनक्लेचर वही करने हैं आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग वाले, क्योंकि वही सबसे ज्यादा सटीक होते हैं, सबसे ज्यादा सही वही होते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से हम इनका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ऐसे ही हम अदर कंपाउंड्स के बारे में भी पढ़ेंगे बच्चों, तो एक बार पहले आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।